Hello everyone, myself Mayur Peryani. Welcome to YouTube channel of Edaguruji. Today in this video we will be solving CMAT 2024 slot 2 quantitative aptitude section. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2024 CMAT के स्लॉट सेकंड में QA और DI के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब हम डिस्कस करते हैं. दैट मीन्स जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 20 क्वेश्चंस. मूविंग अहेड, एक्चुअल कंटेंट पे जाने के पहले लेट मी टेल यू अबाउट द न्यू बैचेस दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस फ्रॉम 9th of December. In that batch we will be providing you online and offline classes both. Live classes will be there, recorded videos will be there, daily test, ebooks will be there and mock test will be there. For joining you can contact us on this number or you can visit us on any of the given branches. Okay, moving ahead. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको DI बेस्ड दिख रहा है. इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. एक टेबल गिवन है, पाई चार्ट गिवन है और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुर्तीज कॉटन एंड लिनन सोल्ड बाय 6 डिफरेंट स्टोर्स इन 2016 वेयर टोटल कुर्तीज सोल्ड आर 84,000. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कभी कभी ऐसा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में टेबल के ऊपर लिखी रहती है और हमारी टेंडेंसी ये बनी हुई रहती है DI में कि टेबल के ऊपर जो लाइन लिखी रहती है हम कई बार उसको अवॉइड करते हैं. बट ऐसा नहीं करना, बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. तो हमको बता के रखा है कि 6 अलग अलग स्टोर्स हैं, नाम देके रखे ABCDEF. इन 6 अलग अलग स्टोर्स ने 84,000 टोटल प्रोडक्शन है, टोटल सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें से किस स्टोर ने कितना परसेंटेज किया है 84,000 का वो हमको गिवन है पाई चार्ट में. और टेबल में गिवन है कि फॉर एग्जांपल स्टोर ए की अगर हम बात करें तो स्टोर ए में लिनन और कॉटन का क्या रेशो है 7:5. दैट मींस यहां से हम जो भी स्टोर ए की वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू का 7:5 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कुर्तीज में से लिनन कुर्तीज कितनी है एंड कॉटन कुर्तीज कितनी है. अब हम यहां पर देखें तो कुल मिलाकर इस पर्टिकुलर सेट पे 3 क्वेश्चन है. 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसे में तो आप क्या करो, पूरी इंफॉर्मेशन एक बार पहले क्रैक नहीं करो, सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है उतना निकालो. कभी कभी 4-4 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आए तो क्या करो, पहले पूरी की पूरी वैल्यूज एक बार निकाल लो ताकि बार बार पाई चार्ट और टेबल पे नजर न डालनी पड़े. हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन है. हम एक छोटा सा काम करते हैं, पाई चार्ट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज है वो सब एक बार निकाल के रख लेते हैं. उसके बाद ये वाली जो भी वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिक होके करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ABCDEF कुल मिलाकर 6 स्टोर्स के बारे में बात करिए. सो ABCDE&F टोटल मिलाकर जो नंबर ऑफ कुर्तीज देकर रखी है दैट इज नथिंग बट 84,000. ए की बात करें तो A is 16%. So let us find 16% of 84,000. So this will be 16% means by 100 into 84,000. फर्स्ट कैलकुलेशन है, पूरी करके दिखा रहा हूं. किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. आगे मैं कोई भी परसेंटेज निकालूंगा डायरेक्ट उस नंबर को 840 से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज 2 0 कैंसिल होने वाले. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. 0 16 4 64 कैरी 6 16 8 128 एंड 6 इज 134. सो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 13440. टॉकिंग अबाउट बी का परसेंटेज दिया हुआ है 22. तो हम क्या करते हैं 22 इंटू 840 कर लेते हैं. 0 एज इट इज 22 इंटू 4 इज 88. 8 कैरी गया 28 इन 22 इंटू 8 इज 176 और 8 हो जाएगा 184. 176 एंड 8 इज 184. सो दिस बिकम्स 18480. सी पे मूव करते हैं. सी की वैल्यू कितनी है 8%. अब वैसे तो मैं 8% भी निकाल सकता हूं बट कई बार क्या होता है, हमने देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 16% निकाली थी, सी की वैल्यू 8% है तो डायरेक्ट ही हम हाफ भी कर सकते हैं. तो कर लेते हैं हम हाफ. इसका हाफ करेंगे दिस विल बी 6720. सी की वैल्यू आ गई. हम वैसे भी निकाल सकते हैं बट कभी अगर क्लिक हो जाए एग्जाम कंडीशंस में कि ऐसी वैल्यू है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से. मूविंग अहेड, डी की वैल्यू कितनी देकर रखी है 12%. तो 12% हम निकालते हैं. इस नंबर का 12% निकालेंगे. सो दिस विल बी 12 इंटू 840 which is 0 12 4 48 carry 4 12 8 96 and 4 is 10080. डी की वैल्यू आ गई 10080. ए पे मूव करें. ए दिया हुआ है कितना 28%. अब 28% या तो हम 28% करके निकालें या फिर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहां पर रख सकते हो. 16 और 12 ये दोनों मिलकर 28 हो रहे हैं तो ए और डी की वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ई आ जाएगा. ए और डी की वैल्यूज को अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा ये 520 एंड 23 520 ये वैल्यू आ गई. आप चाहो तो 28% डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जैसे मैंने 2 या 3 वैल्यूज निकाल के दिखाई है.
फाइनली बात करें एफ की, एफ इज 14%, फिर देख सकते हो अगर ये 28% है, ये 14% है, मतलब एफ हो गया हाफ, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करेंगे तो दिस विल बिकम 11760। तो ये हमने कुल मिलाकर सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली है किसकी, ए बी सी डी ई एफ, ये जो 6 स्टोर्स हैं इन्होंने कुल मिलाकर टोटल कुर्तीज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कितनी इन्होंने सेल करी है। अब लेट्स से एक छोटे से एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर मेरे से सी की लीनन कुर्तीज पूछी तो सी का लीनन और कॉटन का रेशियो कितना गिवन है, 3:2। सी का टोटल है 6720, 6720 का 3:2 अगर हम डिवीजन कर देंगे तो उससे हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लीनन कुर्तीज एंड कॉटन कुर्तीज। बस ये ध्यान रखना कि रेशो है, रेशो में पहले बोला हुआ है लीनन, बाद में बोला हुआ है कॉटन, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमको बोला है नंबर ऑफ कुर्तीज लीनन एंड कॉटन, मतलब टोटल की बात हो रही है, सोल्ड बाय स्टोर डी, स्टोर डी का टोटल कितना है, दिस वन, इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ लीनन कुर्तीज सोल्ड बाय स्टोर बी। ये जो वैल्यू है ये स्टोर बी की लीनन कुर्तीज से कितना परसेंट ज्यादा है। तो स्टोर बी की लीनन कुर्तीज, पहले हम स्टोर बी पे आते हैं, दिस इज 18,480। इसकी लीनन कुर्तीज की बात करें तो रेशो कितना दिख रहा है, 5:6। लीनन कुर्तीज की बात करेंगे तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, 5/11 ऑफ 18480। इसको सॉल्व करें हम तो 1 टाइम 7 74, 6 टाइम 66 88, 8 टाइम्स एंड 0 एंड 5 into 1680 विल गिव अस 8400। तो इसकी लीनन कुर्तीज की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ गई है हमारी 8400। एंड वापस से अगर मैं क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन में बोला है डी का जो टोटल है वो बी के लीनन से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। हियर वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, दिख रहा है हमको 1680, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, कंपैरिजन किससे हुआ है, ये जो वैल्यू है किससे ज्यादा है, इससे, तो हम अपॉन में लिखेंगे 8400 और इनटू कर देंगे 100 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज। दो जीरोस कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा हमको 20% दिख रहा है। दैट मीन्स द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 20%। तो एक बार हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली, इसके बाद अब हम क्वेश्चन स्पेसिफिक हो रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं अगर 4-5 क्वेश्चन आ जाए, जो कि कभी कभी हो सकता है, कोई उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है कि डीआई के 2 क्वेश्चन आएंगे 3 आएंगे, देयर आर सम पेपर जहां पर 5 भी आए, देयर इज सम पेपर जहां पर सिर्फ 1 भी आया है। एक अगर आया हो तो ये भी मत निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में जो जो पूछा है सिर्फ वो निकाल देना। 5 आए तो एक ही बार ये निकाल लो, प्लस सबका लीनन और कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दो, फिर जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस मांगा है, एवरेज नंबर ऑफ लीनन कुर्ती सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर, डी और ई का लीनन कुर्तीज का एवरेज। चलो अब ये कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो डी और ई का लीनन पूछा है, लीनन कैसे निकालेंगे, डी के लिए 5/8 ऑफ 10080 कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी समथिंग, 8 से ही कैंसिल कर देते हैं इसको, दिस विल बी 1, बचा हमारा कितना 220, तो 2 टाइम्स बचा 4, 48, 6 टाइम्स 0, तो 5 into 1260 अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 6300, 6300। तो पहली वैल्यू हमको मिल चुकी है 6300। अभी हमको ई का लीनन भी निकालना है, तो ई का लीनन वैल्यू निकालेंगे तो फिर 4:3 का रेशो लगाना है। सो ये कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, 4:3 मीन्स 4/7 ऑफ 23520। इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 3 टाइम्स 21, 25 बचा, 3 टाइम्स 4 बचा 6, 0, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0, 24 कैरी 2 14 कैरी 1 13, 13440, यहाँ लिख देते हैं हम 13440। और इन दोनों का निकालना है हमको एवरेज। ये हुआ है अभी हमारा 50% कैलकुलेशन, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में बोला है एवरेज नंबर ऑफ लीनन कुर्ती सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर, ये एवरेज, और एवरेज नंबर ऑफ कॉटन कुर्ती सोल्ड बाय सेम स्टोर्स टुगेदर। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हमारे पास डी और ई का अगर हम टोटल करें तो डी और ई का टोटल कितना हो रहा है, जैसे 600, 33,600 डी और ई का टोटल है। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि 33,600 में से, 33,600 में से ये काम हो चुका है। ये कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं, 19740।
तो 33,600 में से ये वैल्यू किसकी हो चुकी है? 33,600 में से 19,740 जो है ये लिनन की वैल्यू है, और हमको कॉटन की पता करना है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि उन दो का ही तो चाहिए, दोनों का इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर यहां पर डी और ई के अलावा पार्शियल इंफॉर्मेशन डी और ई की होती, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन किसी और की होती, तो फिर वहां हमको निकालना पड़ता। यहां हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 0, 6, दिस विल बी 5, सो 8, 2, 3 एंड 1, सो 13860। बचे हुए जो दो है ना, उन दोनों का टोटल 13860 आ रहा है, और एवरेज करना है तो डिवाइडेड बाय 2। दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यही छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशंस डीआई में हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। फिर भी बोल रहा हूं, इन केस अगर थोड़ा सा टाइम लग भी जाए, सो देयर इज नो नीड टू वरी, बिकॉज हमारे पास सीमैट में तो काफी सारा टाइम रहता है ड्यू टू दोस 2 सेक्शंस, ई शेप एंड जीके। उन 2 सेक्शंस के कारण हमारे पास क्यूए पे इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारा टाइम है। इन केस ऐसे कैलकुलेशन टेक्निक्स वगैरह बीच में क्लिक नहीं भी होते हैं, हम हमारे जनरल कैलकुलेशन से जा रहे हैं, गो फॉर इट, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं तो कितना हो रहा था, 19740/2, ये इसका एवरेज आया, 13860/2, ये इसका एवरेज आया। हमसे इन दोनों एवरेजेस का डिफरेंस पूछा है, तो हम पहले अपॉन में 2 लिख के इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। इनको माइनस करेंगे, दिस विल बी 0 एंड 8, दिस विल बी अगेन 8, 5880 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 2940। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 2940। सेट बहुत इजी है, कैलकुलेशन नो डाउट थोड़ी सी करनी पड़ रही है। सेट काफी इजी है, बहुत इजीली डेटा इंटरप्रेट किया जा सकता है, बट कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। वैसे भी सीमैट सीयूईटी जैसे एग्जाम्स में इस तरीके की चीजें होती है। यहाँ तो सेट बहुत इजी होता है और कैलकुलेशंस करवाते हैं, या फिर कैलकुलेशन बहुत इजी होती है और सेट पे मेहनत करवाते हैं। दोनों चीजें सीमैट सीयूईटी के पेपर्स में तो नहीं होती है कि टफ भी हो गया सेट एज वेल एज कैलकुलेटिव भी हो गया। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो, रेशो निकालना है किसका, नंबर ऑफ कुर्तीज। अब टोटल की बात करिए, देखो लिनन एंड कॉटन बोला है, टोटल कुर्तीज सोल्ड बाय सी एंड नंबर ऑफ लिनन कुर्तीज बाय एफ। सी का टोटल लेना है और एफ का सिर्फ लिनन लेना है, इन दोनों का रेशो चाहिए। तो सी का टोटल तो हमारे पास है कितना, 6720। सो न्यूमरेटर में मैं लिख रहा हूं 6720 डिवाइडेड बाय एफ का क्या चाहिए हमको, लिनन। अब एफ का लिनन कैसे निकालेंगे, तो एफ का रेशो क्या है, 7:3। सो 7:3 कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पर करके दिखा देता हूं। लिनन निकालना है तो दिस विल बी 7/10, टोटल 7 और 3 10 पार्ट्स हैं, 7/10 ऑफ 11760। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 42, कैरी 4 53, कैरी 5 77 एंड 5 इज 82। सो दिस विल बी, एक बार चेक कर लेते हैं, 42 कैरी 4 53 कैरी 5 12 कैरी 1 8 8232। ये वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर 8232। बस नाउ वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई, बिकॉज हम ऑप्शन देख पा रहे हैं तो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है। इन दो को हम सॉल्व करते हैं, कैसे कर सकते हैं, किससे कैंसिल करें, दोनों 2 से हो रहे हैं, दोनों 4 से हो रहे हैं, 3 दोनों 3 से भी हो रहे हैं, 4 और 3 दोनों से हो रहे हैं, इसका मतलब हम डायरेक्ट 12 से कैंसिल कर लेते हैं। इसको 12 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 12 5 60, 72 बचा 6 टाइम्स एंड 0 एज इट इज। इसको 12 से करेंगे, 12 इंटू 6 इज 72, 10 बचा 103, 8 टाइम्स 96, 7 बचा 72 6 टाइम्स। और किससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, दिस विल बी 280, दिस विल बी 343। यस, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर मिल गया, दोनों 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं। दोनों नंबर को 7 से काटेंगे, ऊपर आ जाएगा 40, नीचे तो 7 का क्यूब है, काटेंगे तो 7 का स्क्वायर बचेगा। सो 40:49 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेट था जिसके ऊपर उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। नो डाउट यहाँ पर मेरे को समझाने में समय लगा है, बिकॉज मैंने पूरा एक एक स्टेप करके दिखाया है। जब हम खुद करेंगे तो देयर इज कंप्लीट पॉसिबिलिटी कि हम इसके 50% टाइम में इस क्वेश्चन को तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इवन इफ यू आर इन अ सिचुएशन कि आप 8 to 10 मिनट्स ले रहे हो, देन ऑल्सो इट विल वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ ax plus by इक्वल टू c एंड dx plus ey इक्वल टू f विल बी। ax plus by इक्वल टू c हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और dx plus ey इक्वल टू f ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इनका ग्राफ कैसा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पैरेलल इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, हमने पढ़ी है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और अगर नो सॉल्यूशन है तो लाइंस पैरेलल होती है, दैट मींस यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, 100% करेक्ट। मूविंग टू सेकंड, कोइंसिडेंट इफ द सिस्टम हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 3 केसेस पढ़ते हैं हम। इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है कोइंसिडेंट लाइंस जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तीसरा होता है पैरेलल लाइंस जिसका नो सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन में पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन बैठ रहा है, दैट मींस वो कंडीशन सही है। सेकंड में कोइंसिडेंट के साथ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला, नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक दूसरे के ऊपर, सो देयर विल बी हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट पे आए, इंटरसेक्टिंग इफ द सिस्टम हैज 2 सॉल्यूशन। अगर कोई 2 लाइंस, हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में जब भी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अगर 2 लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग है तो उन दोनों में कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे? ऑब्वियसली एक, जैसे एक ही पॉइंट पे वो मूव इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन के साथ कभी भी 2 सॉल्यूशंस नहीं होंगे। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एज वेल। तो ए सही है। अब अगर हम ए के साथ देखें तो यहाँ तो ए या सी आंसर आएगा, बट बी को हम गलत डिक्लेयर किए हुए हैं, मतलब ऑप्शन विल बी आंसर सी, दैट इज ए एंड डी ओनली। फिर भी हम डी देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग इफ द सिस्टम हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। अभी मैंने बोला जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक ही सॉल्यूशन होते हैं, दैट मींस ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड डी ओनली विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस वन इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ कंटेनर इज फिल्ड विथ लिक्विड 6 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 10 पार्ट्स मिल्क। एक कंटेनर है जिसमें कुछ लिक्विड है, जिसमें 6 पार्ट्स जो हैं वो वाटर के हैं और 10 पार्ट्स जो हैं वो मिल्क के हैं। हमसे बोला है हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, इसमें से कितना मिक्सचर रिमूव किया जाए एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क। मतलब अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशो हो रहा है वो हो रहा है 5:3, 10:6 का मतलब हुआ 5:3। हमसे क्वेश्चन में बोला है इसमें से कितना मिक्सचर रिमूव किया जाए और जितना मिक्सचर रिमूव कर रहे हैं उतना ही वाटर ऐड किया जाए, सच दैट द रेशो ऑफ द मिक्सचर बिकम्स हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क, मीन्स 1:1। तो हम किस चीज पे वर्कआउट करें, यहां पर हम ये समझते हैं, ठीक है। क्या चीज निकाली जा रही है? वाटर, उसको छोड़ के दूसरी चीज पे अटैक करो। मिल्क की अगर हम यहां पर बात करें तो मिल्क कितना है? 10 आउट ऑफ कितना है? 16, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो नया रेशो है वो 1:1 बन जाए। 1:1 का मतलब क्या हुआ? दिस विल बी 1/2। बस इतना सा क्वेश्चन बचा है। ये जिन्होंने हमारी क्लासेस अटेंड करी है, इस मेथड पे मैंने काफी वर्कआउट करवाया है। बार बार हम इस टाइप के मेथड्स पे क्वेश्चंस करते हैं। 10/16 इट वाज इनिशियली, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ सिंगल टर्म जिससे वो 1/2 बन जाए। अब हम इस टर्म को क्या करना है समझते हैं। 16 में आ जाएगा, 10 नीचे आएगा, तो ये जो वैल्यू है, लेट अस कंसीडर दिस इज x, सो x विल बी इक्वल टू 16/20 विच मीन्स 4/5। सो 4/5 अब बचा है। अगर टोटल हमारा 1 होता है उसमें से 4/5 बचा है, दैट मीन्स रिप्लेस कितना करना पड़ा? 1/5। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 1/5, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड नहीं है, देयर इज वन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, बट वहां पर हमको x लेके सॉल्व करना पड़ता है, जो कि हम क्लास में जरूर डिस्कस करते हैं, बट एग्जाम कंडीशंस में आई सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना चाहिए। देयर शुड बी नो यूज ऑफ x। जितना कोशिश करें हम x कम से कम यूज करें उतना बेटर होगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं देयर आर 2 नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 21, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, and their LCM and HCF are 3003 and 21 respectively. What is the sum of these numbers? क्या मतलब हुआ? हमको हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिन दोनों की वैल्यू 21 से ग्रेटर बोली हुई है। उन दोनों नंबर्स का जो LCM गिवन है दैट इज 3003 और उन दोनों नंबर्स का जो HCF गिवन है दैट इज 21। 2 नंबर्स हैं जिनका LCM 3003 है और HCF 21 है। उन दोनों नंबर्स के लिए बता के रखा है कि वो दोनों 21 से बड़े हैं। ये कहीं ना कहीं कंडीशन हमारे केसेस को रूल आउट करने में हेल्प करती है। हमसे पूछा है कि उन दोनों नंबर्स का सम बताओ। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी बुकलेट में सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर HCF 2 नंबर्स का 21 बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों नंबर में ज्यादा से ज्यादा 21 कॉमन है। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दोस 2 नंबर्स एज फर्स्ट विल बी 21x एंड सेकेंड विल बी 21y। दीज आर द 2 नंबर्स जो हमको पता करने हैं, ठीक है। अब हमको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट।
ऑफ दोज टू नंबर्स जिसका HCF LCM निकाला गया। तो यहां पर हमारे ये दो नंबर्स हैं। अगर मैं HCF इंटू LCM लिखूं दैट मीन्स 3003 इंटू 21 is equal to product of two numbers, that means this will be like 21x into 21y। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 21 कैंसिल, 21 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3003 बाय 21। सॉल्व करते हैं, 21 वन टाइम इज 21, रिमेनिंग विल बी 9, 90 4 टाइम्स इट विल बी 84, 6 बचा 63 3 टाइम्स। मतलब हमको पता चल गया कि x इंटू वाई इक्वल्स टू 143 है। अब हमको बस ये पता करना है कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 143 आता है, वो हम यहां पर रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमको नंबर्स पता चल जाएंगे। सो 143 के लिए तो हम क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। और प्राइम फैक्टराइजेशन भी इतना इजी सा है इसका कि कुछ नहीं है, 143 मतलब 11 इंटू 13 होता है। मतलब अगर मैं 143 को ब्रेक करना चाहूं तो 143 कैन बी रिटन एज फर्स्ट पेयर विल बी 1 इंटू 143, सेकेंड विल बी 11 इंटू 13। अब ये दो केसेस है मेरे, अब इन दो केसेस में मैं आंसर किसको बोलूंगा वो समझते हैं। अगर मैंने x और y की जगह ये दो नंबर्स रखे तो x की जगह अगर मैंने 1 रखा दिस नंबर विल बिकम 21, बट क्लियरली इट वाज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट द गिवन टू नंबर्स आर ग्रेटर देन 21, दैट मींस दिस केस विल गेट रूल आउट। और हमारा दूसरा केस क्या है, 11 इंटू 13। अगर मैं उसको यहां रखूं तो 21 इंटू 11 हमारा पहला नंबर बन जाएगा, प्लस सम पूछा है क्योंकि, और y की जगह 13 रखूं तो 21 इंटू 13 हमारा दूसरा नंबर बन जाएगा। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ दीज टू नंबर्स। अब यहाँ तो हम पहले मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो सी दैट 21 कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर, 11 प्लस 13 दैट इज 24, एंड 21 इंटू 24 विल बी 480 प्लस 24 इज 504 विच इज देयर इन ऑप्शन ए। सो आंसर विल बी 504, दैट इज ऑप्शन ए। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ जिसने एक बार भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया तो नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस तो 100% क्लास में डिस्कस होते ही हैं, प्रैक्टिस की ही जाती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ये सीमेट का तो फेवरेट वेराइटी है, बार बार सीमेट इसके ऊपर तो क्वेश्चंस पूछता ही है, ठीक है। रेगुलर प्राइस एंड सेल प्राइस, रेगुलर प्राइस को हम कंसिडर कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस या एमआरपी, कुछ भी बोलो, वैसे तो एमआरपी बोलना चाहिए बिकॉज डिस्काउंट के बारे में बात हुई है। फर्स्ट केस में बोला है कि जो रेगुलर प्राइस है वो 65 है और उस आर्टिकल को बेचा 55 में, दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि 10 रुपीज का डिस्काउंट है और किस पे लगा है वो 10 रुपीज का डिस्काउंट 65 पे इंटू 100। इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 13। हमको पता है कि 1/13 की फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है, परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो होती है 7.69। सो 2/13 की वैल्यू उसकी डबल हो जाएगी, 7.69 का डबल इट विल बी 15.38। लेट्स सी 15.38, यस इट इज इन ऑप्शन 2। दैट मींस ए का मैच 2 के साथ हो रहा है। और मैं मैच इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी कि वो जैसे क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, आपको चारों सॉल्व करने ही नहीं पड़ते। देखो 1 का 2 के साथ, ए का 2 के साथ पेयर, ए का 2 के साथ पेयर इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो अब सिर्फ बी और सी में से हमारा कुछ आंसर हो सकता है। मूविंग टू बी, बी बोल रहा है कि जो रेगुलर प्राइस है दैट इज 60 एंड सेल प्राइस है दैट इज 50, दैट मींस देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10 ऑन 60 इंटू 100। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 1/6 मींस वी नो दैट कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.66%, दैट मींस दिस विल बी 3। अब बी और सी में देखते हैं कि बी का 3 के साथ कहां पर लिंक है, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी में है, दैट मींस ऑप्शन बी इज अवर आंसर। देयर इज सीरियसली नो नीड टू गो फॉर सी एंड डी, सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा काम हो चुका है। मैच द कॉलम हम जूनियर क्लासेस में भी ऐसे ही डील करते थे, अभी भी हम ऐसे ही डील करेंगे। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट अरेंज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमको इन चारों केसेस में और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंस सबसे बड़े से छोटे में करना है, ठीक है। सबसे पहला वैल्यू हमको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 36 है और प्रॉफिट 17 है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वी नो दैट कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन पीपी इनटू 100। सो फर्स्ट केस में दिस विल बी 17 अपॉन 36 इंटू 100। ये वैल्यू अभी मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज यहां पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, देखना क्या है। बी के लिए बात करूं तो दिस विल बी 24 अपॉन 50 इंटू 100। ये वैल्यू तो फिर भी बहुत इजीली निकाली जा सकती है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 टाइम्स 24 इंटू 2 दिस विल बी 48, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, समझते हैं।
40 का कॉस्ट प्राइस है और 19 प्रॉफिट है, तो 19/40 इंटू 100, दिस विल बी थर्ड, एंड फाइनली 29 ऑन 60 इंटू 100. दीज आर द 4 वैल्यूज. यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, और कहीं ना कहीं देखें हम थर्ड फोर्थ में थोड़ी सी कम मेहनत लगेगी, बाकी फर्स्ट वाले में फिर भी मेहनत लगेगी. बट मैं यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि इन 4 नंबर्स में एक ऑब्जर्वेशन रखो. 17 का डबल होता है 34, उससे दो बड़ा नंबर नीचे लिखा हुआ है. 24 का डबल होता है 48, उससे 2 बड़ा नंबर नीचे लिखा है. 19 का डबल होता है 38, उससे 2 बड़ा नंबर नीचे लिखा है. और 29 का डबल होता है 58, उससे 2 बड़ा नंबर नीचे लिखा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक पैटर्न है, और जब ऐसा पैटर्न बैठता है ना, उस केस में हमेशा एक चीज होती है, जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना बड़ा उसका वैल्यू. ये चीज ध्यान रख सकते हो. ये कहीं ना कहीं उनके पूछने के पीछे ये रीजन रहा होगा कि आप एक एक करके वैल्यूज निकालने में फंस जाओ, बट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता. तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? इसका. दैट मीन्स डी सबसे बड़ा होगा. डी किस किस में सबसे बड़ा है? ए और बी में. सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये. तो डी के बाद कौन आएगा? बी. आगे मत करो चेक, डी के बाद आएगा बी. दिस इज अवर आंसर. आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अगला कौन आएगा? सी, और फिर आएगा ए. इस ऑप्शन में हम बिल्कुल ये चीज मैच कर पा रहे हैं कि डी इज ग्रेटर देन बी, which is further greater than C and which is finally greater than A. So this will be our answer. नहीं क्लिक होता है ऐसा तो नो डाउट फिर वैल्यूज निकालने ही जाओगे, बट वैल्यूज थोड़ी सी क्लोज आएंगी, लगभग सबकी 47-48 के आसपास कुछ कुछ आएंगी. सो देयर इज नो नीड. अगर हम ये छोटी सी चीज ध्यान रख सकते हैं तो हम इस क्वेश्चन को मैक्सिमम विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं. आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैसा आ गया? एक मैच द कॉलम पे आ गया. ठीक है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन स्लॉट 1 में हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है. सेम ऐसा क्वेश्चन उन्होंने प्रोबेबिलिटी का स्लॉट 1 में भी दिया था. अ ग्लास जार है, ग्लास जार में एक रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है और 4 येलो मार्बल्स हैं, और एक ही मार्बल निकाला है. दैट मीन्स टोटल मिलाकर हम यहां पर देख पा रहे हैं तो 10 मार्बल्स. ठीक है, इस चोजन एक मार्बल इसमें से निकाला. क्या प्रोबेबिलिटी है कि, पहला बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो. येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 आउट ऑफ 10. तो पहले वाला आना चाहिए 4/10 विच इज देयर इन ऑप्शन 4. ए का 4 के साथ लिंक हो रहा है. चेक करो ए का 4 के साथ लिंक कहां पर है? सिर्फ सी और डी में. तो अभी सी और डी ही हमारे रिमेनिंग ऑप्शन से, ए और बी तो एलिमिनेट हो चुके हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल. तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 10, 3/10. इसकी वैल्यू आएगी 3/10. बी का 1 के साथ किस में है? बी का 1 के साथ इसमें है. आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर आ गया. मतलब ये तो वो क्वेश्चन हुआ कि 9th क्लास में जब पहली बार हमारे सामने प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है, उस समय से लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इतना बड़ा सेटर दिया उन्होंने कि बस देखो और सॉल्व हो जाए क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के कारण ही तो मैं बोलता हूं कि आप किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी अगर ले लोगे ना, तो नो नीड टू वरी. सीमैट में तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर सीरियसली सेटर्स लाइक दिस. कुछ क्वेश्चन अगर उन्होंने टफ दे भी दिए तो ठीक है, उसमें हम इसमें बचा हुआ टाइम यूज कर लेंगे. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइसक्रीम कंप्लीटली फिल्ड इन ए सिलेंडर. सिलेंडर है, डायमीटर 35 है और हाइट 32 है. इज टू बी सर्व्ड बाय कंप्लीटली फिलिंग आइडेंटिकल डिस्पोजेबल कोन्स. मतलब सिलेंडर को कोन में कन्वर्ट करना है. उस कोन का डायमीटर है 4, हाइट है 7. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी यूज्ड इन दिस वे इज. सिंपल सा क्वेश्चन. सिलेंडर का जो एक कंटेनर है उसमें आइसक्रीम है, उससे हमको कोन्स फिल करना है. जैसा कि प्रैक्टिकली होता है, हम किसी भी आइसक्रीम पार्लर वगैरह में जाते हैं तो वहां पर भी हम जो भी लेते हैं वो क्या होता है, किसी सिलेंडर से हमको कोन्स में मिलता है. हमसे पूछा है कि कितने कोन्स बनेंगे. अब जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम हमको किसका बनाना पड़ेगा? कोन का. बट नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे हमारा क्वेश्चन है. दैट मीन्स दिस क्वेश्चन विल बी लाइक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to number of cones into volume of cone. We just have to apply this one and we are in a situation to solve this. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r. कैपिटल में लिख रहा हूँ, h भी कैपिटल में लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम ये सब कैंसिल कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो. इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, तो सिलेंडर का हमारे पास डायमीटर है 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2. और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो 35/2 को मैं 2 बार लिख रहा हूं. इंटू हाइट, व्हाट इज गिवन? इट इज 32 इज इक्वल्स टू n इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर. कोन का जो डायमीटर है वो 4 है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 2 हो जाएगा. बट हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, अपन 2 ही लिखते हैं. तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. रेडियस हमने लिया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4.
इंटू हाइट, हाइट कितने गिवन है 7। बस इसको सॉल्व करना है, एन की वैल्यू आ जाएगी। किसको किसको कैंसिल करें, 4 से इसको कैंसिल कर लो पहले 8 टाइम्स, और नीचे 2 इंटू 2 4 है, इसको और कैंसिल कर लो 2 टाइम्स। 7 से 35 को कैंसिल कर लो 5 टाइम्स, और 3 को यहाँ ले आओ, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, और 30 इंटू 35 विल बी 35 इंटू 3 इज 105। सो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1050, 1050 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लगातार हमको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। कभी कभी सीमैट ने ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल बॉल है, उसको मोल्ट करना है, मतलब उसको पिघलाना है और उससे छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं, तो कितने बॉल्स बनेंगे। इसका मतलब भी एग्जैक्टली सेम हुआ कि वो बड़े बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो छोटे छोटे बॉल्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बस वहां पर भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, कंपेयर करो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। यहां पर भी वैसे ही क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Before moving, I have already told you about the new batches that we are going to launch from 9th of December. For joining, you can contact us on this number, and offline अगर ज्वाइन करना है तो आप इन सेंटर्स पे हमको विजिट कर सकते हैं। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन है। 3 men and 18 women together take 2 days to complete a piece of work. 3 men and बोला हुआ है, so we are going to write plus 18 women in 2 days, ये 2 दिन में करते हैं। How many days will 9 women alone, 9 women अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगाएंगी। If 6 men alone can complete the piece of work in 3 days, 6 men जो हैं वो कितने दिन में काम खत्म करते हैं 3 days में। कहीं ना कहीं बेसिक ऑफ MRT, मैन इंटू रेट इंटू टाइम का लॉजिक है। रेट यहां पर नहीं है तो मैन इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है। ये चीज हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट कि मैन इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है वर्क। यहां पर हम ये चीज यूज करते हैं। 3 मैन अगर 2 डेज में काम कर रहे हैं तो मैन इंटू टाइम कितना हो जाएगा 6, और यहां पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप यूनिट लिख लो, उस केस से आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा तो m इंटू डी क्या हो जाएगा md, प्लस 18w इंटू 2d करेंगे तो 36wd आ जाएगा। ये हो गया हमारा वर्क। एक सिचुएशन और है हमारे पास कि 6 मैन 3 डेज में कर रहे हैं। 6 मैन अगर 3 डेज में कर रहे हैं तो यहां से भी तो हम वर्क निकाल सकते हैं, दैट विल बी 18 md, एंड वी नो दैट कि ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और दोनों सेम वर्क है। अगर दोनों सेम वर्क है तो वी कैन इक्वेट इट, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 md को वहां ले जाएंगे तो 36wd विल बी इक्वल टू 12 md, dd कैंसिल कर सकते हो, 12 और 36 को कैंसिल कर लोगे 3। इसका मतलब हमको मैन इक्वल टू 3 वुमेन है। ये हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग एफिशिएंसी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि एक मैन 3 वुमेन के इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 9 वुमेन मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। तो 9 वुमेन का मतलब अगर हम उसको मैन में कन्वर्ट करें, देखो 3 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन, तो 9 वुमेन विल बी इक्वल टू, यहां पर हम देख पा रहे हैं तो इंटू 3 हो रहा है, तो यहां भी इंटू 3 होगा। मतलब हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकते हैं कि 9 वुमेन जितने दिन में काम करेगी 3 मैन भी उतने ही दिन में काम करेंगे। अब अगर 6 मैन को 3 डेज लग रहे हैं तो 3 मैन को कितने दिन लगेंगे, मैन आधे हुए टाइम डबल हो जाएगा, दैट मींस 3 मैन इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे 6 डेज में। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 6। बेसिक एमआरटी का क्वेश्चन, इससे तो काफी अच्छा लेवल के क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट अभी अभी ट्रेंड हो गया है। सीमैट ऑलमोस्ट हर पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। इस स्टेटमेंट बेस के कारण वो अपने पेपर को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी उन्होंने इंक्रीज नहीं करा है। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है इफ 2 कॉर्ड्स, चलो xv and zt, xv it is written as y, so this will be y, this will be y, ये ध्यान रखेंगे। if 2 chords xy and zt, 2 chords बना लेते हैं हम xy zt, chord में कहीं भी बना सकता हूं मैं, यहां पर इन फॉर्म ऑफ डायमीटर बना रहा हूं। this is xy, this is zt, intersects internally at point p, internally वो point p पर intersect कर रहे हैं। then px minus py is equal to pz minus pt, क्या ये सही है। अब हम जानते हैं कि कॉर्ड तो कहीं भी बनाई जा सकती है। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये कॉर्ड जो है ये डायमीटर से पास हो, मतलब ये डायमीटर है, मतलब सेंटर से पास हो रही है।
दोनों ही कॉर्ड्स हम बोलते हैं कि सेंटर से पास हो रही है। अगर मैं सेंटर से पास हो रही है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। लेट से मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं 4, तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी, दिस विल बी 4 एज वेल। PT will also be radius, this will be 4 as well, and PZ will be radius as well, so this will be 4 as well। तो हमको सबकी वैल्यूज ही पता चल गई। हमसे क्वेश्चन में बोला है px minus py, तो px is 4, py is 4, 4 minus 4 0, इसकी वैल्यू आ रही है 0। pz minus pt will be again 4 minus 4, that is 0, that means LHS is equal to RHS, by which we can say ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा परफेक्टली करेक्ट। मूविंग टू सेकंड स्टेटमेंट, अब बोल रहा है इफ टू कॉर्ड्स एक्स वाई एंड वाई जेड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट पी, मतलब सेम, मतलब यहां तक की बात तो सेम है। देन पी एक्स जेड, अच्छा इसको ट्रायंगल बनाना है, एंड पी टी वाई ये दो ट्रायंगल बना दिए हमने, पी एक्स जेड और पी टी वाई, ये दो ट्रायंगल बना दिए। हमसे बोला गया है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, क्या ये हैं, चेक कर लेते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं पी एक्स की वैल्यू 4 है, पी जेड की वैल्यू 4 है, PT की वैल्यू 4 है, PY की वैल्यू 4 है, तो XZ की जो भी वैल्यू होगी, मैं वैल्यू निकालने में भी कंसर्निंग नहीं हूं, जो भी वैल्यू होगी एग्जैक्टली सेम वैल्यू यहां भी होगी, बिकॉज बचे हुए दोनों डायमेंशन सेम है। अगर दोनों डायमेंशन सेम है हम बोल सकते हैं कि तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम हो गई मतलब दोनों ट्रायंगल्स पूरे पूरे सुपर इंपोजिंग हो गए, मतलब तीनों ट्रायंगल्स एग्जैक्टली सिमिलर हो गए, सॉरी दोनों ट्रायंगल्स एग्जैक्टली सिमिलर हो गए, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा सही है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 both are true, which is there in option A, so option A will be the answer to this question। wait a bit, I hope this one is clear as well। next question पे move करते हैं। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है फिर से। इफ A% of A plus B% of B is equals to 2% of AB, then what percent of A is B। यहां बोला है A% of A, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 लिख रहा हूं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इंटू A, प्लस B% of B, फिर से परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 लिख रहा हूं इंटू B, इज इक्वल्स टू 2% ऑफ AB, तो 2/100 इंटू AB। डिनोमिनेटर में क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, A² प्लस B² अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2AB अपॉन 100 कैंसिल कर देंगे। इसको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि यार ये तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रहा है, A² प्लस B² माइनस 2AB इज इक्वल्स टू 0। किसकी आइडेंटिटी बन गई है ये, A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B इक्वल टू 0, विच मीन्स A इज इक्वल्स टू B। और अगर A और B इक्वल है, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, A जो है B का कितना परसेंट है, तो अगर दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नंबर एक दूसरे का 100% होंगे, तो 100% विल बी द आंसर, दैट्स इट। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम परसेंटेज के पहले ही लेक्चर में पढ़ लेते हैं, वैसा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया हमारे सामने। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यहां पर भी हमको दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। ओके चलो हम बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले इसके लिए हमको मीडियन पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है, लेट्स सी मैंने यहां से A से एक लाइन ड्रॉप करी, मीडियन इस लाइन को तब बोलेंगे जब ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। मीडियन को हम दूसरे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बाइसेक्टर भी बोलते थे, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का मीडियन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो अब मीडियन के लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, वो ये प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जो है वो हमेशा क्या होता है, लेट्स से मैं बताऊं, जो मीडियन है उसका जो ट्वाइस है वो हमेशा स्मॉलर होता है किससे, रिमेनिंग टू साइड्स के सम से। लेट्स से AD जो लाइन है, ठीक है, ये किस पे आई है, BC पर। इसके अलावा कौन कौन सी दो साइड्स हैं हमारी, AB और AC। सो AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। ये एक मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन का जो ट्वाइस है वो मीडियन जिस लाइन पर, जिस साइड पर आकर कट इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अलावा उस ट्राइंगल की दोनों साइड्स का जो सम है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ दैट मीडियन। यही चीज अब हम दूसरे मीडियन के लिए भी ले लेते हैं। यहां से देखो क्या स्टेटमेंट बनेगा हमारा, यहां से हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा, अब ये AC पे गया है, इसका मतलब AC के अलावा बची हुई दो साइड्स हम यूज करेंगे, दिस विल बी AB प्लस
BC एंड दैट विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BE। और फाइनली हम और आगे चले, तीसरा हम भी बनाए CF। CF किस पे बनाए? AB पे। तो इस बार हम AB यूज नहीं करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे? BC प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ CF। ये हमारी तीन अलग अलग इनइक्वालिटीज बन गई है, दैट इज बेस्ड ऑन मीडियन। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो उसके तीनों मीडियंस के सम से बड़ा होता है। क्या ये सही है? ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब क्या हुआ? AB प्लस BC प्लस CA। क्या उसकी वैल्यू तीनों मीडियंस के सम से बड़ी है? तीनों मीडियंस मतलब AD प्लस BE प्लस CF। तो अब हम काम करते हैं, तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों इनइक्वालिटीज को प्लस कर लेते हैं। हम तीनों को प्लस करेंगे तो AB और AB कितना हो जाएगा? 2AB। BC और BC हो जाएगा 2BC। AC और AC हो जाएगा 2AC। मैंने तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। और अगर इस तरफ मैंने ऐड करा, उस तरफ भी हम ऐड कर लेते हैं, दिस विल बिकम ग्रेटर देन, यहां से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, दिस विल बी AD प्लस BE प्लस CF। और अगर मैं इन 2 और 2 को कैंसिल करूं तो यहां से हमको क्या दिख रहा है? AB प्लस BC प्लस AC मतलब सेमी मतलब पेरीमीटर, एंड दिस पेरीमीटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ मीडियंस। और यही तो एग्जैक्टली हमारा स्टेटमेंट था। मतलब उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसकी जो वैल्यू है, मतलब तीनों साइड्स का जो सम है जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो तीनों मीडियंस के सम से बड़ी होती है। तो यस, वी हैव वेरीफाइड की होती है। दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। और आगे अब हम बात करें कि सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? इन अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बनाते हैं। ABC ट्रायंगल पे क्या बात हुई है कि इफ D इज एनी पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है BC, लेट्स से हमने ये बोल दिया, देन AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। चलो हम ये देखते हैं, तीनों का जो सम है मतलब पेरीमीटर जो है वो AD के डबल से ज्यादा है। नाउ दिस वी हैव टू वेरीफाई। सबसे पहले हम ABD ट्रायंगल देखो, तो ABD ट्रायंगल में हम यहां पर क्या बोल पाएंगे कि AB, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो यहां पर हमको पता है कि AB प्लस BD विल बी ग्रेटर देन AD। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे ट्रायंगल्स की। सेकेंड ट्रायंगल देखें ACD, यहां पर भी हम ये चीज लगाते हैं कि AC प्लस CD विल बी ग्रेटर देन AD। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को फिर से ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? AB प्लस AC, पहले मैंने इन दोनों को लिख दिया। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, BD प्लस CD क्या हुआ? ये रहा BD, ये रहा CD। इन दोनों को प्लस करूंगा तो दिस विल बी BC। और RHS में अगर मैं प्लस करूंगा तो AD और AD कितना हो जाएगा? 2AD। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस AD। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट, AB plus BC plus AC is greater than twice AD. That means this statement is correct as well. Again we can say कि both statements are true. यहां पर भी हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है अ प्लेयर कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 चांसेस टू हिट ए बॉटल विद ए फ्लाइंग डिस्क। ठीक है, एक प्लेयर है जिसको बॉटल को गिराने के लिए मैक्सिमम 4 चांसेस मिलेंगे। The probability of hitting the bottle at the first, second, third and fourth shot, मतलब फर्स्ट शॉट में हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1, सेकंड में 0.2, थर्ड में 0.35 और फोर्थ में 0.45। What is the probability that the player hits the bottle with the flying disc? अब ये क्या क्वेश्चन हुआ? 4 चांसेस मिल रहे हैं, हमसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट कर देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सुनना मेरी बात को। 4 ट्रायल्स है, हो सकता है पहले ट्रायल पे कर जाए हिट, दूसरे पे नहीं करे, तीसरे पे नहीं करे, चौथे पे नहीं करे। हो सकता है पहले पे नहीं करे बट दूसरे पे कर जाए, बाकियों पे नहीं करे। हो सकता है सिर्फ थर्ड पे करे, हो सकता है सिर्फ फोर्थ पे करे। इवन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड पे करे हिट, थर्ड और फोर्थ पे नहीं करे। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट और फोर्थ पे करे, बाकी किसी पे नहीं करे। ये मैं 2-2 वाले केस बता रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे करे, फोर्थ पे नहीं करे, मतलब 3 वाले भी केस पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि चारों पे कर जाए। अब इतने सारे केसेस बनाने से अच्छा हम क्या करते हैं, हम उन केसेस की बात करते हैं जिसमें वो एक बार भी हिट नहीं करेगा और उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर 0.1 हिट करने की प्रोबेबिलिटी है तो नहीं हिट करने की 0.9 होगी। 0.2 अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी है तो नहीं करने की 0.8 होगी, 1 में से माइनस करके लिख रहा हूं। 0.35 अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी है
तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.65 होगी, और 0.45 अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी है तो 0.55 नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी होगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी वो हिट करेगा, तो मैं इन चारों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करता हूं। चारों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं कौन सा वाला केस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें चारों ने हिट नहीं किया। तो चारों ने हिट नहीं किया वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसको 1 में से माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.65 इंटू 0.55। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट विल दिस बी, 0.9 और 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0.72 इंटू, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 इंटू 0.55। यहाँ पर हम मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, आप लोग नो डाउट एग्जाम में डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो 0.65 इंटू 0.55 एंड फाइनली इंटू 0.72। दिस इज कमिंग आउट टू बी, पूरा का पूरा अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.2574। और इस वैल्यू को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.7426। सो 0.7426 इज अवर आंसर। 0.2574 भी उन्होंने देखो ऑप्शन में देके रखा है, जल्दी जल्दी में हम वो भी आंसर मार्क करके गलत कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना कि क्या कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करा बिकॉज मेरा यहाँ पर काम तुमको कैलकुलेशन सिखाने का तो नो डाउट है, बट ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एग्जाम में तो नो डाउट करना ही पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वेसल है 160 लीटर्स का जिसके अंदर मिल्क और वाटर है। 70% ऑफ द मिल्क एंड 30% ऑफ द वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल। 160 लीटर्स का जो है जिसमें जितना भी मिल्क है जितना भी वाटर है, दैट वी आर नॉट हैविंग इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ। जितना भी मिल्क है उसका 70% निकाल दिया, जितना भी वाटर है उसका 30% निकाल दिया, और ऐसा करने के बाद ये पता चला कि वो जो वेसल है वो टोटल 55% से वेकेंट हो गया। इसका मतलब 70% ऑफ मिल्क और 30% ऑफ वाटर निकालने से एक्चुअल वेसल कितना खाली हो गया, 55। डायरेक्ट एलिगेशन लगा दो, 70% ऑफ मिल्क 30% ऑफ वाटर, ओवरऑल इट बिकम्स 55% ऑफ द ओवरऑल वेसल। एलिगेशन लगाएंगे, 70 माइनस 55 इज 15, 55 माइनस 30 इज 25, एंड वी कैन सी दैट कि यहाँ पर हमको रेशो क्या मिल रहा है, 5:3। इसका मतलब क्या हुआ कि 160 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस रेशो में डिवाइडेड थी, 5:3। हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर बताओ, तो 160 का 5:3 निकालेंगे तो मिल्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8 लेना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में 5/3 करके सॉल्व नहीं करना, गलती हो जाएगी। 5 इंटू 20 दिस विल बी 100। तो मिल्क की वैल्यू 100 एक ही ऑप्शन में दिख रही है, हटाओ, आंसर मार्क कर दो। वाटर की भी निकालोगे, दैट इज अनडाउटेडली गोइंग टू बी 60 ओनली। ठीक है, बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन था, 70% मिल्क निकाला, 30% वाटर निकाला, ऐसा करने से ओवरऑल क्या हुआ, 55% खाली हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 10 स्टेशंस ऑन ए रेलवे लाइन। एक रेलवे लाइन है जिसपे 10 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टेशन है एक रेलवे लाइन पे। द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज, मतलब जो भी अथॉरिटीज हैं उनको कितनी डिफरेंट जर्नी टिकट्स प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी जिससे सबका कन्वीनियंस हो जाए। लेट्स से कोई अगर यहां से चढ़ता है तो उसके लिए कितनी टिकट्स पॉसिबल हो जाएंगी, हो सकता है उसको इस स्टेशन पे उतरना हो सकता है इस पे, हो सकता है इस पे, हो सकता है इस पे। सो पर्सन, जो भी पर्सन ए स्टेशन से चढ़ा है उसके लिए कितनी डिफरेंट टिकट्स पॉसिबल हो गई, 9। जो बी से चढ़ा है उसके लिए 8 तो आगे वाली और 1 पीछे वाली भी हो गई, क्यों, रिटर्न टिकट भी तो रेडी रखनी पड़ेगी। सो अगेन दिस विल बी 9 प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ए के साथ फिर बी के साथ केसेस है। ठीक है, सी के लिए बात करें तो इस तरफ कितने हो गए, कुल मिलाकर 7, पीछे कितने हो गए, 2, मतलब ये भी हो गए 9। तो ऐसा हर केस में 9, तो वी आर गोइंग टू ऐड 9 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। और वी कैन डायरेक्टली यहां पर से कि हर एक वैल्यू के साथ 9 पॉसिबिलिटीज हैं। सो टोटल अगर 10 वैल्यूज हैं तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, 10 इंटू 9 दैट इज गोइंग टू बी 90। सो 90 विल बी द आंसर। बहुत ज्यादा सिली ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने क्वेश्चंस में, अगर तुम थोड़ा सा भी पीएनसी जानते हो तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक अच्छा पेपर सेटर यहां पर 45 जरूर ऑप्शंस में देता, 45 अगर देगा ना तो पूरा गलती का स्कोप है। क्यों, हमने ए से गिना तो 9 गिने, बी से गिनेंगे तो 8 गिन सकते हैं अगर पीछे वाला नहीं गिनेंगे तो, सी से गिनेंगे तो 7 गिन सकते हैं अगर पीछे वाला नहीं गिनेंगे तो,
तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इन सबको जब प्लस करेंगे ना तो हम 45 आएगा। तो 45 जरूर यहाँ पर ऑप्शंस में होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़े से क्लोज थे, बट ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बोला है विच टू फिगर्स विल हैव सेम एरिया, कौन से ऐसे दो फिगर्स हैं जिसका एरिया सेम है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में उसने तुमसे सारी मेहनत करवा दी। अब लेकिन देखना कि मेहनत कितनी डायरेक्ट थी है। पहले ऑप्शन में बोल रहा है सर्कल विद डायमीटर ऑफ 14, सर्कल का एरिया हमको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब कितना हो गया 22/7। डायमीटर अगर 14 दिया है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 7। तो 7 का स्क्वायर, एक 7 7 काट दो, 22 into 7 दिस विल बी 154। तो पहले वाले का 154 आया। दूसरा बोल रहा है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 12 है ब्रेड्थ 10 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी होता है। L इंटू बी मीन्स दिस विल बी 12 into 10 विच विल बी 120। मतलब इन दोनों का तो सेम नहीं है, तो ए एंड बी तो आंसर नहीं है, ऑल्दो जरूरत नहीं है उस चीज की। सी में देखें लेंथ 14 ब्रेड्थ 11, so this will be 14 into 11 which comes out to be 154। फर्स्ट और थर्ड वाले का सेम आ गया, ए और सी का सेम आ गया, आगे कुछ दिमाग मत लगाओ, चौथे का मत निकालो। क्यों मत निकालो? क्योंकि ऑप्शन में तो दो से ज्यादा कभी भी सेम है ही नहीं ना। ठीक है, और निकाल भी लोगे तो स्क्वायर विद एरिया विद साइड 12, अगर स्क्वायर में एक साइड 12 है तो एरिया कैसे निकालता है 12 का स्क्वायर, दैट विल बी 144। तो 154 दो के इसमें सेम आ रहा है, सो दिस विल बी अवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या, ये तो सेम स्लॉट 1 में भी पूछ लिया, स्लॉट 2 में भी पूछ लिया, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। और ये सीमेट का वैसे भी फेवरेट वेराइटी है, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 2 उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसको हम लिखेंगे 3 की पावर 1/2, फोर्थ रूट ऑफ 5 जिसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1/4, एंड सिक्स रूट ऑफ 7 जिसको हम लिखेंगे 7 की पावर 1/6। हमको ये पता करना है कि इन सब में से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो क्या पैटर्न बैठेगा। ठीक है, क्या मेथड सिखाया है मैंने, फर्स्ट स्लॉट का जो पेपर है उसमें भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहां जो मेथड बताया था यहाँ भी वही बता रहा हूँ। 3 2 4 6 सबका हम ले लेंगे एलसीएम, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो हम सबके डिनोमिनेटर में 12 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर मैं पहले वाले में डिनोमिनेटर में 12 बनाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको 12 बनाया डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि डिनोमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, इसको 12 बनाने के लिए 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से करेंगे। सिमिलरली थर्ड नंबर में 4 को 12 बनाने के लिए 3 से करेंगे, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। एंड लास्टली 6 को 12 बनाने के लिए 2 से करेंगे, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे। ये हो गए हमारे सारे नंबर के पावर सेम हो गए। अब सिर्फ अंदर जो नंबर है उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। यहां पर हम इसको देख पा रहे हैं तो दिस इज 16, पावर नहीं लिखो बिकॉज सबकी सेम हो गई है। दिस इज 729, 5 की पावर 3 इज 125 एंड फाइनली 7 की पावर 2 इज 49। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले आ गया ए, फिर आ गया डी, आगे समझते हैं। सबसे पहले आ गया ए, फिर आ गया डी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी देख पा रहे हो तो सी और बी है। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में सीमैट इस वैरायटी पे तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, finally moving to the last question. It is given in the question that Mr. Seth inherits 2505 gold coins and divides them among his 3 sons B, P and M, whatever be their name, in certain ratio. Out of total coins received by each of them, B ने क्या करा 30 कॉइन सेल कर दिए, P ने क्या करा 30 कॉइन डोनेट कर दिए, और M ने क्या करा 25 कॉइन्स गुम कर दिए। Now the ratio of gold coins with them is, मतलब इनिशियली 2505 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो नहीं पता है। क्या पता है, जब पहले वाले ने 30 बेच दिए, दूसरे वाले ने 30 डोनेट कर दिए और तीसरे वाले ने 25 लूज कर दिए, उसके बाद का हमको क्या पता है, रेशो पता है। तो हमसे पूछा है कि पी को इनिशियली कितना मिला होगा। ठीक है, तो पी सबसे पहले बी दिया हुआ है, फिर पी दिया हुआ है और फिर एम दिया हुआ है। 46 41 34 हम बोल देते हैं लेट्स दिस बी 46x, दिस भी 41x एंड दिस भी 34x। ये इनके पास कब है, जब वो 30 30 और 25 चले गए। अगर वो नहीं जाते तो इसके पास कितने रहते, +30 एंड +25, और इन सारी वैल्यूज को मिलाकर कितना आएगा, जितने टोटल थे। सो लेट अस सॉल्व, इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम कितना हो रहा है, ये 75 और 46 दैट इज 121x, प्लस इन तीनों को प्लस करेंगे दैट इज 85 एंड दिस वन इज इक्वल टू नथिंग बट 2505। सो दिस विल बी 121x
इज इक्वल्स टू, इसको हम भेजेंगे तो दिस विल बिकम 2420, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 121 डिवाइड में जाएगा, तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ रही है 20। अगर x की वैल्यू 20 आ रही है तो हम यहाँ रख लेते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि p को फादर से कितने मिले थे, मतलब इनिशियली कितने मिले थे, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो x की वैल्यू 20 हम यहाँ रख देंगे, 41 इंटू 20 इज 820 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 850, दैट मीन्स पूरब इनिशियली हैड 850 गोल्ड कॉइन्स विद हिम। आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस एज इट इज डिस्कस कर दिए जो भी हमारे सामने एग्जाम में आए थे। यू कैन वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एज वेल एज यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक, and you can tell me which other videos you want from me so that I can prepare videos from that as well. So that's it from my side. Thank you.